एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 12वीं इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कुछ ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने एक दुनिया का सबसे पहले नक्शे बनाया था। अल इदरीसी अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में नक्शा बनाया, जो कि ऐसे बताया गया है। इसके बाद में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में नक्शा बनाया, जो कि नीचे बताया गया है। ये इसमें लगता है कि हाँ भाई, कैसे बनाया होगा उस टाइम। 18वीं सदी के आरंभ में गिलोम द लिस्ले के एटलस नुओं के अनुसार उपमहाद्वीप, 18वीं सदी में, यही है फ्रांसीसी गिलोम द लिस्ले, इसने बनाया ये मानचित्र। इसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। इसमें कन्नौज को कन्नौज ही लिखा है। ये नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेष तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तट कितने अच्छे से बनाए गए हैं, जैसे अभी का नक्शा हो। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषाओं और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक की फारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल गए। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज फारसी इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उस समय उन्होंने सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के में स्थित क्षेत्र के लिए इसका इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान शब्द का। लेकिन हम अब एक राष्ट्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों तथा यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। जैसे हम विदेशी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए आज इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, उसे हम आज विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग में कोई दूसरे गांव से आता था या दूसरे शहर से आता था तो भी उसे विदेशी कहा जाता था। समाज या संस्कृत का अंग न हो, उसे विदेशी कहा जाता था। इतिहासकार और उनके स्रोत। इसमें बताया गया कि इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिक्कों का, शिलालेखों का, स्थापत्य भवन निर्माण कलाओं का, लिखित सामग्री प्रमाण, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। फिर बाद में कागज आ गया, कागज के ऊपर लिखने लगे, फिर उसका इस्तेमाल करने लगे इतिहासकार। अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं। ऐसे स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है अभिलेखागार कहलाते हैं। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। उस समय अभिलेखागार में दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित रखा जाता था। ये एक हाथ से पांडुलिपि को कॉपी बना रहा है। ये एक लघु चित्र की प्रतिकृति जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि को नकल कर रहा है। लिखावट की विभिन्न परंपराओं की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि जो बाईं ओर से लिखी जाती थी, नस्तलिक लिपि, और शिकस्त लिपि थी जो दाईं ओर से लिखी जाती थी। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी 14वीं शताब्दी 1356 में पहला वृत्तांत मिला है, और उसी के 2 साल बाद में 1358 में दूसरा वृत्तांत मिला है। ये कालक्रम पूछ सकते हैं। जियाउद्दीन बर्नी 1356।
नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। अब इस समय सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन कई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लाए थे। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल है। मध्यकाल के बारे में बताया गया कि मध्यकाल में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी आदि आए। उसके साथ में रहट, कताई के चरखे, आग्नेयास्त्र आदि का इस्तेमाल किया जाता था। यह है रहट। इसके द्वारा क्या ये सा गोला सा रहता है, इसमें क्या यहाँ पे बाल्टी टाइप लगे रहते हैं। जैसे इसमें बेल से जैसे या ऊंट से गोल घुमाया जाता है तो ये पानी लेके ऊपर आते हैं, फिर इसका सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रहट। पर्यावास, यहाँ पे एक शब्द दिया गया पर्यावास। इसका तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से, जैसे ये पर्यावरण है और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसको मिला के पर्यावास बनता है। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले का पर्यावरण और वहां के लोग, उसको मिलकर पर्यावास बनता है। मध्यकाल में कुछ समुदायों का महत्व बढ़ा, जैसे राजपूत जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकलता है। 18वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षेत्रीय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्य लिपिकों और मुंसिकों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। इस काल के दौरान क्रमश जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब हुआ बिना मजदूरी के काम। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों उपजातियों में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर इन समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव व संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। क्षेत्र और साम्राज्य। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिणी भारत द्रविड़ भी आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। मिस्र के सियाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक
अल अबसर में मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांतों को बताया गया है। ये सब दिल्ली सल्तनत मोहम्मद तुगलक के काल में आने वाले प्रांतों के बारे में बताया गया है। भाषा और क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा थी, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महबारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा किया, तो कभी सफल हुए कभी असफल हुए। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीजें। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की इन हजारों वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में भी परिवर्तन आता गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो समय प्रतिष्ठा की चाह में थे, वह इनके संरक्षक थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था, इनका ब्राह्मणों का। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रबल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांडों के बिना ही भक्ति समय पहुंच सके। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसे कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। 7वीं सदी में कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमाओं का संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे और कुछ सुन्नी। शिया वे थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। शिया वे थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, वे शिया थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, वे सुन्नी थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। खलीफा कौन थे? जो इस्लाम के प्रारंभिक दौर में इसका नेतृत्व करते थे, वे खलीफा कहलाए थे। सुन्नी थे जो खलीफाओं को प्रभुत्व स्वीकार करते थे, और शिया पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिवत सम्मत नेता मानते थे। इस्लामिक न्याय सिद्धांत दो है। भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत हैं। इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि यह सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ये दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए, उसका अध्ययन आसान हो जाएगा। 19वीं सदी में
सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की गई। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। मध्यकालीन इतिहास पिछले मतलब ये बता रहा है कि पिछले साल जो आपने पढ़ा है वो अलग, जो इस साल आप पढ़ रहे हैं वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें जो पढ़ेंगे वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। आधुनिकता के साथ इसे यहाँ से निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। इस अब यही बताया गया इस चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 समाप्त हुआ।